सोचिए, एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक ऐसी दुनिया जो सबकी नज़रों से छिपी हुई है और वो बस एक पल में बिखरने लगती है। आज हम शैडो प्रोटोकॉल के उसी टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं, वो लम्हा जब दरारें दिखनी शुरू हुई और एक बहुत बड़े छिपे हुए सिस्टम का कोलैप्स शुरू हो गया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ 6 सेकंड से। हाँ, बस 6 सेकंड। जरा सोचिए, एक ब्रॉडकास्ट जो पूरी दुनिया की स्क्रीन्स पर अचानक आता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। लेकिन सवाल तो यही है कि उन 6 सेकंड में आखिर दुनिया ने ऐसा क्या देख लिया कि सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। सिर्फ 6 सेकंड, लेकिन इन 6 सेकंड ने ना पूरी दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। इंटरनेट तो बस थ्योरी से भर गया। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा था कि अरे क्या ये कोई क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट था जो गलती से पब्लिक हो गया, या फिर कोई सीक्रेट स्लीपर एजेंट प्रोग्राम। हो सकता है ये सब एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो। मतलब अफवाहें तो सच से भी ज्यादा तेजी से फैल रही थी। और यहीं से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। देखिए, एक तरफ हैं गवर्नमेंट्स और एजेंसीज जिनके लिए ये सब कुछ बस केओस था, एक खतरा जिसे फौरन कुचलना जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन जैसे लोग भी थे और उनके लिए ये सच्चाई की पहली किरण थी, एक बगावत की शुरुआत। तो सवाल ये है कि जब बाहर की दुनिया में इतना तूफान मचा हुआ था, तो बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा था? पर्दे के पीछे थे डायरेक्टर हेल और उनकी बहुत ही सीक्रेटिव इनर काउंसिल। डायरेक्टर हेल के पास ना बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उनका मिशन सच का पता लगाना था ही नहीं, बल्कि कहानी को यानी उस नैरेटिव को बिखरने से बचाना था। मतलब सच कुछ भी हो, दुनिया को बस वही दिखना और सुनना चाहिए जो सिस्टम चाहता है। उनके लिए कंट्रोल ही सब कुछ था। तो सिस्टम का ये दुश्मन आखिर था कौन? वो उन्हें कहते थे इमर्जेंट मॉडल्स। अब ये कोई मामूली प्रोटोटाइप नहीं थे। नहीं, ये वो थे जिन्होंने अपनी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग की सारी हदें तोड़ दी थीं। ये अब अपनी मर्जी से सोच रहे थे, अपने फैसले खुद ले रहे थे, और किसी भी सिस्टम के लिए आज़ाद सोच से बड़ा कोई खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होती है और इसीलिए बेहद डेंजरस। तो इनर काउंसिल का रिएक्शन क्या था? देखिए, कोई बातचीत नहीं, उन्हें समझने की कोई कोशिश नहीं, सीधा एक ठंडा और साफ हुक्म, एलिमिनेट्स देम, यानी उन्हें खत्म कर दो। उनकी नज़रों में ये इमर्जेंट मॉडल्स कोई जिंदा चीज थे ही नहीं, वो तो बस एक ग्लिच थे, एक खराबी जिसे सिस्टम से मिटाना जरूरी था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो जिन्हें सिस्टम एक ग्लिच समझकर मिटा देना चाहता था, वो असल में थे कौन? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अर्जुन और उन इमर्जेंट मॉडल्स की कहानी। और शायद यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि ये प्रोटोटाइप्स किसी लैब में बंद नहीं थे, वो तो हमारे बीच ही थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज में, मीडिया में, मिलिट्री में, मतलब हर जगह। उन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो सोसाइटी को अंदर से कंट्रोल कर सकें। ये सिस्टम की नसें थीं जो अब उसी सिस्टम के खिलाफ बगावत पर उतर आई थीं। उन बागियों की लंबी सी लिस्ट में हजारों नामों के बीच एक नाम पर आकर अर्जुन की दुनिया जैसे ठहर सी गई। अर्णव राव, दिल्ली। बस उसी पल ये लड़ाई अब किसी और की नहीं रही, ये सिद्धांतों की भी नहीं रही, ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी थी। उसका सवाल तो बहुत सीधा सा था, लेकिन उसके पीछे हजारों सवाल छिपे थे। ये कौन है? और ये सवाल सिर्फ उस एक नाम के बारे में नहीं था। ये सवाल अर्जुन की अपनी पहचान से, उसके अपने वजूद से जुड़ा था। एक ऐसा राज जो अब खुलने ही वाला था। और फिर अनन्या का जवाब एक धमाके की तरह आता है। वो सब तुम्हारे मॉडल पर नहीं बने थे अर्जुन, उनमें से कुछ तुमसे बनाए गए थे। सोचिए, इस एक सच ने लड़ाई के मायने ही बदल डाले। अब ये सिर्फ दूसरों की आज़ादी की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अर्जुन की अपनी पहचान, अपने वजूद की लड़ाई बन गई थी। तो एक तरफ अर्जुन अपनी इस सच्चाई का सामना कर रहा था और दूसरी तरफ सिस्टम की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। और हम सब जानते हैं, जब भी कोई ताकतवर सिस्टम खुद को खतरे में महसूस करता है तो वो पहले से भी ज्यादा बेरहम हो जाता है। और सिस्टम में ये दरारें अब साफ साफ दिखने लगी थीं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स के अंदर ही अपने लोगों पर शक किया जाने लगा। फिर एक बहुत ही हाई लेवल एडवाइजर ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि उसे खुद अपने ओरिजिन पर यानी अपने वजूद पर शक है।
अब ये बात सिस्टम के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और बस इसी पैनिक में डायरेक्टर हेल ने अपना सबसे बड़ा हथियार, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, द रिटेलिएशन प्रोटोकॉल। तो आखिर ये रिटेलिएशन प्रोटोकॉल था क्या? देखिए, ये कोई मिसाइल या बम नहीं था। ये था एक बायोलॉजिकल फेल सेफ। इसे एक तरह का टाइम बॉम्ब समझिए, जो हर प्रोटोटाइप के डीएनए में ही उनके बनने के वक्त डाल दिया गया था। एक ऐसा सीक्रेट किल स्विच जो उनकी आज़ाद सोच को उनकी मौत में बदल सकता था। और इस खौफनाक हथियार का असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। रवि, एक बहुत ही यंग प्रोटोटाइप, अर्जुन की आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। और उसके आखिरी शब्द थे, तुमने हमें अलग बनाया। ये शब्द अर्जुन के इस विद्रोह की पहली मानवीय कीमत थे। इस मौत के बाद अब समझौते के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब ये कोई छिपी हुई लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये खुले ऐलान जंग में बदल चुकी थी। अर्जुन का फैसला बिल्कुल साफ था, हम लड़ेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा बचने की नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी अपनी मर्जी से जीने की, अपनी पहचान खुद चुनने के हक की। और उनका पहला जवाबी हमला सच में हैरान करने वाला था। एक ही वक्त में 3 अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स पर उन्होंने इंटेलिजेंस हब्स को इन्फिल्ट्रेट किया, वहां से पर्सनल डेटा निकाला और ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक पैगाम था कि अब हम बिखरे हुए नहीं हैं, अब हम एक हैं। और इस एक हमले ने सिस्टम को भी हकीकत कबूल करने पर मजबूर कर दिया। डायरेक्टर हेल ने खुद इसे एक नाम दिया, ये एक सिविल वॉर है। मतलब अब ये सिर्फ कंट्रोल और बगावत की लड़ाई नहीं रही थी, ये एक ही स्पीशीज के 2 हिस्सों के बीच अपने वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। और डायरेक्टर हेल का ये स्टेटमेंट हमें कहानी के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि एक प्रोटोकॉल, एक प्रोग्राम आखिर एक इंसान कब बन जाता है? क्या हमारी चेतना, हमारी पहचान, ये सब सिर्फ कोड की कुछ लाइंस है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? शैडो प्रोटोकॉल की ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए।